नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक रूसो की सामान्य इच्छा का अध्ययन अध्यापन कराएंगे। उससे पहले हमने रूसो की सामान्य इच्छा को 3 भागों में पढ़ा है। यथार्थ इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन करने के लिए हमने यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा से सामूहिक रूप से सामान्य इच्छा का जन्म होता है। सामान्य रूप से सामान्य इच्छा का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हमने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा में समझने का कोशिश की। फिर हमने किया सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? सामान्य इच्छा का निर्माण। फिर हमने किया सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा का निर्माण क्या होता है? उसको ये कहता है कि सबकी इच्छा एक साथ चलती रहती है, सब सामान्य इच्छा तक पहुँचते हैं। जब कोई प्रश्न सामने उपस्थित होता है तो जनता प्रत्येक शक्ति को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी इच्छाएं छोड़ देती है, सामान्य इच्छा को अपना लेती है। फिर हमने क्या सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। फिर हमने क्या सामान्य इच्छा की आलोचनाएं। फिर हमने क्या सामान्य इच्छा व सर्वसम्मति में अंतर। सामान्य इच्छा एवं सर्वसम्मति में अंतर। इस प्रकार हमने सामान्य इच्छा के ये टॉपिक, ये बिंदु कल वाले वीडियो में पढ़ लिए। कल वाले वीडियो में इनको समझा दिया। कल वाले वीडियो में हमने इनको समझाने की कोशिश की। आज जो हम करेंगे, आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामान्य इच्छा का महत्व। सामान्य इच्छा का महत्व। सामान्य इच्छा का महत्व। सर्वसम्मति और सामान्य इच्छा में अंतर होने, सामान्य इच्छाओं की आलोचना होने के बावजूद हम इस बात से नकार नहीं सकते, इस बात से मुकर नहीं सकते, इस बात से मना नहीं कर सकते कि सामान्य इच्छा को राजनीतिक विचारधारा के लिए उनका अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। और इसका जो महत्वपूर्ण देन कौन सा है, किन टॉपिकों में है, ये हम अब समझने का प्रयास करेंगे। कि सामान्य इच्छा का क्या महत्व है। नंबर 1 जो महत्व आता है प्रजातंत्र का प्रतिष्ठा पर। नंबर 1 जो महत्व आता है प्रजातंत्र का प्रतिष्ठा पर। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये सामान्य इच्छा प्रजातंत्र का प्रतिष्ठा परक शब्द है। सामान्य इच्छा प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा का स्वाद है, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि किसका क्या विश्वास है? सामान्य इच्छा का विश्वास है कि जो सत्ता है, सरकार है हमारी, वो जन स्वीकृति से चलती है। जनता की इच्छा है, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है। सरकार सतत रूप से मतलब लगातार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। और सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक विचार से हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है, एक आदर्श आइडियोलॉजी प्रस्तुत करता है जिसका मतलब सामान्य इच्छा की जो प्राप्ति का सदैव लक्ष्य होना चाहिए। इस संबंध में मैकाइवर नामक राजनीतिज्ञ ने कहा है कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणित कर देना है। शासन जो हमारा है उसको स्वशासन में परिणित कर देता है, या लोगों की जनश्रुति के अनुसार चलने वाले शासन में परिणित कर देता है, या हम प्रजातंत्र के अनुसार परिणित कर देता है। ये हमारी सामान्य इच्छा निश्चित करती है। क्योंकि यथार्थ इच्छा क्या होती है? एक्चुअल विल।
एक्चुअल विल। और आदर्श इच्छा क्या होती है? आइडियोलॉजी विल। सामान्य इच्छा, यथार्थ इच्छा का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है। यह आदर्श इच्छाएं क्या है? कि सामान्य सरकार की इच्छाएं होती है, लोगों की, सभी लोगों की, समाज की इच्छा होती है। यथार्थ इच्छा में आदमी अपने आप को सामाजिक प्राणी मानते हुए, अपनी इच्छा को त्यागते हुए सामान्य इच्छा को धारण कर लेता है, वो जनरल विल आ जाती है। तो इस प्रकार से रूसो के अनुसार जो पहला जो महत्व है सामान्य इच्छा का, वो है प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापरक, यानी प्रजातंत्र का भाव है। किसमें है प्रजातंत्र का भाव? हमारा सामान्य इच्छा। दूसरा है राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत। राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत रूसो द्वारा दिया गया विचार, दिया गया आइडियोलॉजी सामान्य इच्छा प्रजातंत्र का प्रेरक सिद्धांत है। राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रवाद में जीवन में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसमें समता आनी चाहिए, सभी लोग समता, समता, संभाव, समता, संभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, ये 5 गुण हैं। ये 5 जो सिद्धांत है, ये 5 सिद्धांत राष्ट्रवाद के प्रेरक है कि सब लोग समान होंगे, सभी का भाव समान होगा, सभी एकता में रहेंगे, सभी साथ साथ चलेंगे। और सामान्य इच्छा में क्या है? व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग देता है, तो समर्पण भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से, इस लहजे से हम यह कह सकते हैं, इस लहजे से हम यह समझ सकते हैं, इस लहजे से हम यह बात कह सकते हैं कि हमारा जो रूसो की सामान्य इच्छा है, रूसो की सामान्य इच्छा का सबसे बड़ा महत्व है कि वो राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है। क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा से आशय यह मिलता है कि जिस जीवन में, सामान्य इच्छा से हमें यह मिलता है कि जिस जीवन में समता, संभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना होती है, वह जीवन श्रेष्ठ होता है। और राष्ट्रवाद में भी वो राष्ट्रवाद श्रेष्ठ है जिसमें समता, संभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, आत्मीयता और सम्मान की भावना। इस प्रकार इन गुणों के प्रवेश करने के कारण, इस प्रकार इन गुणों के कारण हम यह कह सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा राष्ट्रवाद की प्रेरक है। नंबर 2, सामान्य इच्छा रोमांसवादी, रोमांसवादी, सामान्य इच्छा हमारी रोमांसवादी और भावनावादी और भावनावादी। देखो, यथार्थ इच्छा का त्याग तभी करता है जब आदमी में रोमांसवादी तथा भावनावादी गुण, जब उसमें भावनावाद की भावना हो। इसी से जो भावना थी, भावना के कारण ही, भावनावादी के कारण ही फ्रांस की क्रांति का प्रेरक विचार कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान शिलर प्रकृति तथा भावना के प्रतिपादक रूसो को नवयुगों का पथ प्रदर्शक मानता है। जर्मन विद्वान शिलर प्रकृति रूसो को भावनावाद में नवयुगों का पथ प्रदर्शक मानता है और कहा जाता है कि रोबेस्पियर के नेतृत्व में और तथा परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा दूसरे राज्यों में क्रांति हुई और उनका संदेश रूसों की पुस्तक, उनका संदेश उनको कहाँ से मिला? रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सामाजिक समझौते के अनुबद्ध भाव का वर्णन किया गया है। तो उसमें उनके जो युवकों को जो क्रांति की प्रेरणा मिली, संभाव की प्रेरणा मिली, वो रूसो के सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से वर्णित इच्छा के आदर्श से। चौथा जो महत्व है व्यक्ति
और समाज दोनों को महत्व, दोनों को महत्व। रूसो की जनरल विल, रूसो का जो सामान्य इच्छा है, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्तिगत इच्छा, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, समाज की इच्छा। तो इसमें रूसो ने जब दोनों चीजों का वर्णन करके सामान्य इच्छा का उल्लेख किया है, सामान्य इच्छा की बात कही है, तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया गया है, व्यक्ति और समाज दोनों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार पांचवा है शरीर के अंगों के समान। रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि व्यक्ति और समाज में वो संबंध होना चाहिए जो शरीर और उनके अंगों में संबंध होगा। अगर शरीर और उसके अंगों की बात व्यक्ति और समाज में संबंध होगा तो ऐसा जो राज्य स्थापित होगा उसका सामाजिक स्वरूप सुदृढ़ होगा, सामाजिक स्वरूप मजबूत होगा। छठा है सत्य का प्रतिपादन। रूसो की जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है पूर्णतः सत्य पर आधारित है। इसमें सारी जो बातें लिखी गई है, सारे जो सिद्धांत कहे गए हैं, सारी जो विशेषताएं बताई गई है पूर्णतः सत्य पर आधारित है। यह सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य स्वाभाविक तथा अनिवार्य संस्था है और राज्य की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित रूप देने का साधन है। GDH कोल जो है, GDH कोल हमारे राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने कहा है यह हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर ही आधारित है। राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का प्राकृतिक विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार से रूसो के सामान्य इच्छा की हमने महत्व की बात। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें है होब्स लो व रूसो की तुलना। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। होब्स लो और रूसो की तुलना, उनकी तुलना किस किस रूप में की जा सकती है। जिन रूपों में हमने उनका वर्णन किया है उन्हीं रूपों में हम उनकी तुलना कर सकते हैं। सामाजिक सिद्धांतक अनुबंधवाद को प्रतिपादित किया। तीनों विचारकों ने राज्य को मानव निर्मित माना, लेकिन समझौता किस प्रकार संपन्न होना चाहिए, समझौते का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसमें तीनों ने भिन्न भिन्न विचार किए। इस समझौते में विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। होब्स लोग रूसो को जो भिन्नताएं हैं वो किन किन टॉपिकों में है। नंबर 1 है मानव स्वभाव। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव क्या था? होब्स के अनुसार मानव स्वभाव जो हमने पूर्व में पढ़ा, होब्स के अनुसार जो मानव स्वभाव था वो असामाजिक, स्वार्थी, अहंकारी, असहयोगी और झगड़ालू था। दूसरों मानव को अपना शत्रु समझता था और मृत्यु से बचने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए वह राज्य का निर्माण को प्रेरित करती है। होब्स का स्वभाव था, लोक का स्वभाव था, होब्स के इस सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत था। लोक ने मनुष्य को इच्छा तथा विवेकशील प्राणी माना और इच्छा और विवेकशील प्राणी मानने के उसने मनुष्य को सामाजिक, नैतिक, सहयोगी, दयावान तथा शांतिप्रिय बनाया। रूसो ने भी लोक के समान ही चित्रण किया है। रूसो ने जो चित्रण किया है उसके अनुसार मनुष्य मूलतः अच्छा, प्रजातंत्र, स्वतंत्र, समान और आत्मनिर्भर होता है। लेकिन थोड़े समय बाद व्यक्तिगत भावनाएं तथा तेरे मेरे भावना के उत्पन्न होने के कारण मानव स्वभाव में बुराइयों का प्रवेश हो जाता है और उन बुराइयों से बचने के लिए राज्य का निर्माण होता है। ये पहला है मानव स्वभाव। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था।
प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसा है? प्राकृतिक अवस्था में होबस के अनुसार मानव एकांकी, अपवित्र, पाशविक तथा क्षणिक है और इसलिए वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से युद्ध की इच्छा रखता है, जिससे किसी को छूट सत्य, पाप पुण्य, न्याय अन्याय का ज्ञान और विचार नहीं आता। जब वो युद्ध की भावना रखता है उसमें ये विचार नहीं आता। इस अवस्था में शक्ति ही सत्य है। होबस की जो विचारधारा है उसमें ये धारणा उदय होती है कि शक्ति ही सत्य है और व्यक्ति का जीवन संपत्ति सुरक्षित नहीं है। इसके विपरीत लोग ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन पूर्णतः शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता का अवस्था मानता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उसी प्रकार आचरण करता है जैसा वह आचरण चाहता है। लोग ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की कल्पना की है। रूसो भी लोग से मिलती जुलती प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, लेकिन रूसो की प्राकृतिक अवस्था थोड़े समय बाद दूषित होकर होबस जैसी प्राकृतिक अवस्था जैसी हो जाती है। तीसरा है समझौते का कारण। समझौते का कारण। अब जब ऐसी व्यवस्थाएं आती है तो उस अवस्थाओं में क्या है, प्राकृतिक अवस्था में बिगड़ जाती है तो आदमी समझौते की बात करता है। किस प्रकार के समझौते की बात करता है? होबस के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें एकांकी, अपवित्र, पाशविक तथा आदमी झगड़ालू है, तो इस अवस्था में आदमी क्या करता है, इस अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकता। मृत्यु को भय से संपत्ति की सुरक्षा की रक्षा के लिए एक शक्ति की आवश्यकता प्रतीत होती है और प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर शासन का सत्ता का अंतर्गत स्वीकार कर लेता है और जो कानून द्वारा शासन करे, इस प्रकार के राज्य की अवधारणा, इस प्रकार के राज्य की बात होबस ने की। लोक अनुसार कहते हैं समझौता इसलिए किया जाता है कि प्राकृतिक अवस्था असुविधाजनक है, जिसके अंतर्गत सर्वसम्मति के नियमों की व्यवस्था करने तथा इन नियमों में शक्ति का अभाव था। संस्कृति के साथ साथ असमता, अहंकार जैसे समझौते किया गया, तो इस कारण उनमें राज्य की आवश्यकता हुई। रूसो के अनुसार कहता है सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ असमानता, अहंकार, स्वार्थ, युद्ध, द्वेष भावना की उत्पत्ति, मानवता पतन हुआ। ऐसी स्थिति में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु स्वतंत्रता और समानता और आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु राज्य की स्थापना की गई। ये सामाजिक समझौता था। नेक्स्ट है समझौते का स्वरूप। समझौते का स्वरूप। समझौते का स्वरूप ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है। हमने पूर्व में तीनों विचारों को अलग अलग पढ़ा, तो उसमें समझौते के स्वरूप को अलग अलग समझने की बात की। समझौते के स्वरूप में हमने ये बात स्पष्ट की, होबस ने निरंकुश राजतंत्र की बात की, लोक ने वैधानिक राजतंत्र की बात की, रूसो ने लोक से मिलते जुलते समझौते की बात की। ये हमने पहले इसका बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। होबस राज्य, समाज तथा सरकार में कोई भी भेद नहीं मानता। होबस राज्य, सरकार तथा समाज में कोई भेद नहीं मानता। इसलिए होबस ने अपने सिद्धांत में केवल एक ही समझौते का वर्णन किया, जिसमें सामाजिक समझौता कहा जाता है। इस समझौते में व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर शासन की सत्ता को अधीन रहना स्वीकार करते हैं और समझौते में समझौता व्यक्तियों के मध्य होता है, जिसमें वो ये कहता है कि मैं मेरे अधिकार आपको सौंपता हूँ, आप फला व्यक्ति को सौंप दीजिए। तो इस प्रकार उन समझौता व्यक्तियों के मध्य होता है। शासन का ये समझौता कोई पक्ष नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक समझौता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें शासन का कोई समझौता नहीं होता, व्यक्ति मिलकर समझौता करते हैं। इसके विपरीत लोक के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं। प्रथम समझौता व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, दूसरा जिसे हम सामाजिक समझौता कहते हैं। दूसरा समझौता समाज और राज्य के बीच होता है कि जो व्यक्ति समझौता करते हैं वो राज्य के साथ करते हैं, जिसके द्वारा शासन की मर्यादाएं निश्चित की जाती है। एक दूसरे समझौते को राजनीतिक कहा जाता है। इस प्रकार समझौते के एक के साथ दो समझौतों का जन्म होता है, राजनीतिक और सामाजिक। इसी प्रकार रूसो ने मानव व्यक्तित्व के दो रूप माने, एक है व्यक्ति तथा दूसरा समझौता।
रूसो के अनुसार मनुष्य की व्यक्तिगत हैसियत तथा सामाजिक हैसियत के बीच समझौता होता है। व्यक्तिगत हैसियत से अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकार का त्याग कर देता है, यानी अपनी यथार्थ इच्छा उनको त्याग करके आदर्श इच्छा को ग्रहण कर लेता है। दूसरी ओर समाज का एक अंग होने कर वह अपनी जो सामाजिक हैसियत है हैसियत में इस शक्ति स्वतंत्रता को अधिकार को फिर प्राप्त कर लेता है। इस समझौते के बीच प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है और सामूहिक रूप से किया गया समझौता सामान्य इच्छा का रूप ले लेता है। इस प्रकार एक ही समझौता होता है जो राजनीतिक समाज की स्थापना करता है। नेक्स्ट है 5, राजसत्ता का स्वरूप। राजसत्ता का स्वरूप। राजसत्ता का स्वरूप होब्स के सिद्धांत के अंतर्गत शासन समझौते का पक्ष नहीं होता। समझौते के फलस्वरूप निरंकुश, स्वेच्छाचारी और सर्वोच्च प्रज्ञा सत्ताधारी राजा का प्रादुर्भाव होता है। राजा की शक्ति असीमित है। प्रजा के द्वारा किसी की भी स्थिति में राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता। होब्स के शासन में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। होब्स के मत में नितांत विपरीत लोग का मत है कि राजसत्ता सीमित और वैधानिक होती है, जनता शासन में विभाजित है। शासन के समझौते का एक पक्ष होने के कारण एक समझौते में बाध्य है। इस प्रकार लोक में स्वेच्छाचारी और निरंकुशता नहीं है। रूसो के अनुसार राजसत्ता व्यक्ति और वर्ग विशेष में निहित न होकर संपूर्ण समाज में निहित है, यानी सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज में निहित है, जिससे वह सामान्य इच्छा का नाम दिया गया है और सामान्य इच्छा स्वरूप में शुभ नैतिक और उचित है। इस प्रकार जो रूसो का जो हमें सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत प्रतिनिधित्व है। इसके सिद्धांत पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है। रूसो के सिद्धांत पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यानी हमारा सीधी सी बात है कि सामाजिक समझौते के शब्द में हम कह सकते हैं होब्स में तो क्या है, निरंकुश राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक, और लोक के स्वरूप में क्या है, वैधानिक राजतंत्र, वैधानिक राजतंत्र, और रूसो में क्या है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार तीनों के राजसत्ता के स्वरूप अलग अलग है। एक बार हम दोबारा देख सकते हैं कि हमने पूर्व में सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा से सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ। फिर सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ, सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या है, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं, सामान्य इच्छा सर्वसम्मति में अंतर, ये हमने टॉपिक आज से कल वाले वीडियो में, आज वाले वीडियो में सामान्य इच्छा का महत्व और होब्स लोक तथा रूसो की तुलना का वर्णन। सामान्य इच्छा में महत्व क्या है, सामान्य इच्छा प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक शब्द है, राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है, रोमांसवादी तथा भावनावादी है, व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देता है, शरीर के अंगों के समान है, जिस प्रकार के शरीर के अंग है उसी प्रकार राज्य और सरकार है। इसकी तुलना हमने 5 बिंदुओं की, मानव स्वभाव को 5 बिंदु, गुरु में हमने 5 विचारकों का, इन तीनों विचारकों का वर्णन किया था, उन्हीं 5 बिंदुओं में इनका वर्णन किया। मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा था, समझौते का कारण क्या हुआ, समझौते का स्वरूप कैसा हुआ, और राजसत्ता का स्वरूप। इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में रूसो की सामान्य इच्छा में सामान्य इच्छा का महत्व और श्लोक की तुलना की। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, घर में थे।